हाँ जी, तो आपके पास 26 क्वेश्चन है। आपको इन सभी जो भी प्रॉपर्टी गिवन है आपको उसके हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला देखिए आपके पास है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है इन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो जो सबसे कम बेसिक होगा उसको पहले लिखना है, जो सबसे फालतू है बेसिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है। तो फिलहाल बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है प्राइमरी मेन, सेकेंडरी मेन, टर्शियरी मेन का, ठीक है। अब वो भी इथाइलमीन का, ठीक है। इथाइलमीन मतलब C2H5 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ आपको एक्वस में बताना है, एयर में बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ ना बोला जाए आप तो आपको नेट बताना होता है। और नेट बताने के लिए बात की जाए तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और सोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो इन 3-4 फैक्टर जो भी हैं, ठीक है, इन सबको मिलाने के बाद जो नेट रिज़ल्ट आया वो आपको याद करना होता है, ठीक है। तो इथेन के केस में आपने ये याद किया होगा 231, ठीक है। 231 का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी अमीन होगा इथाइल अमीन का वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन टर्शियरी अमीन, देन उसके बाद प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ गया कि सबसे पहले मेरे को लिखना है 231 था ना, तो सबसे पहले मेरे को लिखना है ये वाला, उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा ये वाला, और देन इसके बाद ये लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। ये मैंने कैसे अरेंज किया इस बात को समझने की कोशिश करना। 1 सबसे कम बेसिक है, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अरेंज करना है। मैंने ये नंबरिंग की है 1 2 3 जो भी है, ठीक है ना। तो दोबारा से आपके पास सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, देन उसके बाद टर्शियरी अमीन, देन उसके बाद प्राइमरी अमीन, ठीक है। किस केस में? इथाइल अमीन के केस में, अगर C2H5 के केस में इसका जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी बनेगा उसके केस में बात करिए, ठीक है। यहीं अगर ये CH3 वाला होता, मिथाइल अमीन वाला होता, मिथाइल अमीन का प्राइमरी मेन, सेकेंडरी मेन, टर्शियरी मेन होता, तो वहाँ पर बात चलती 200, मतलब क्या 213 की, ठीक है। जिसमें 213 में क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन प्राइमरी, देन उसके बाद टर्शियरी होगा, ठीक है। तो जब ये ना बोला जाए कुछ के बेसिक में बताना या एसिडिक में बताना, तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है, ठीक है। ओके, अगर यही क्वेश्चन बोला जाता है कि एयर में बताइए, ठीक है, तो एयर में बताते हैं तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ये वाला होता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट प्लासा इफेक्ट लगता है, जैसे कि हमें पता है कि इसका अगर स्ट्रक्चर बने कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या करता है, यहाँ पर जो लोन पेयर है तो जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लुईस बेस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं, जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग आपको सोचना होता है, ठीक है। अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको नेट बताना होगा। चलिए, नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो बोला गया फॉर्माल्डिहाइड, बेंजोफिनोन एंड एसीटोन बोला है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN, तो हमें पता है कि ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है, और HCN जब रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, जिसमें CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और आपको यही देखना है कि किस केस में जल्दी अटैक करेगा। तो एक बार मैं तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास पहला जो फॉर्माल्डिहाइड, आपको पता है फॉर्माल्डिहाइड आपके पास ये होता है, ठीक। और बेंजोफिनोन बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना होगा, ठीक है। 2 बार बेंजीन बनाया। एसीटोन तो सबको पता है, नहीं पता तो बहुत ही दुख की बात, ठीक है। इस पे आपको किसका अटैक कर रहा है ना, CN नेगेटिव का। अब CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल पर। हमें पता है कि कार्बन कंपाउंड में ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये पोलर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जिसके पास ये पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा उसी के पास CN नेगेटिव जल्दी जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, कहने का मतलब ये टेक्निकली बोला जाए तो हमें ये चेक करना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस कार्बन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास है, तो हमें पता है कि यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, यहाँ पर क्यों कम है और यहाँ पे भी कम है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज को कोई ख़त्म करने के लिए आ रहा है, नहीं कर रहा है ना। बस ये थोड़ा हाइड्रोजन थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा बहुत देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाय रेजोनेंस बेंजीन का जो रेजोनेंस लगेगा प्लस M भी लगेगा,
और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी दोबारा से। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जो बनेगा, क्या उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है बाय रेजोनेंस। देख रहे हो ये वाला फिनाइल पार्ट भी और ये वाला फिनाइल पार्ट भी, दोनों के दोनों प्लस आई भी लगाएंगे और रेजोनेंस की वजह से भी इसको स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी कम हो रही है लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से हो रही है खाली कम, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा था प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर खाली खाली क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कम डोमिनेंट होता है रेजोनेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले अटैक करेगा इस पर, देन इस पे करेगा, देन इसके बाद इस पे करेगा। ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना था। तो सबसे पहले ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा या फिर सबसे बाद में लिखेंगे ना, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये भी सभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेंजोफिनोन को, देन उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा, देन इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि पहले ये लिखा, देन इसके बाद दूसरे वाला, देन इसके बाद तीसरे वाला, समझ रहे हो ना। रिएक्टिविटी टुवार्ड HCN हो गया ये, ठीक है। इतना तो समझ आ ही रहा होगा। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड में देखिए आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो आपके पास फिनोल है, पिक्रिक एसिड है, पैरानाइट्रोफिनोल है। अच्छा, ये फिनोल लिखना था, ये फोल लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम फिनोल कर लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, ये क्या है, फिनोल था, अरे स्पेलिंग में क्या है, फिनोल, ठीक है। एक मिनट, इसको अलग कलर से लिखते हैं। चलिए, हाँ, तो आपके पास फिनोल है, पिक्रिक एसिड, पैरानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल। बताइए ज़रा। अब देखिए pKa वैल्यू पूछा है, लेकिन हमें के वैल्यू से पता है ना कि जिसका ज़्यादा के होगा उसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। और pK उल्टा हो जाता है, जिसका pK ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पहले आप ये चेक कर लीजिए। तो देखिए फिनोल क्या होता है, फिनोल आपको पता है ये होता है बेंजीन पर OH, ठीक। पिक्रिक एसिड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, देखिए ये होता है ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है बेसिकली, NO2 और यहाँ भी NO2, ठीक है। तीनों पोजीशन पर NO2 आ जाता है। तो नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। फिलहाल आपके पास ये पिक्रिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये है पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये समझ आ ही रहा है कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है, ठीक है। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया। देन उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल भी बोल रहा है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके पास टूल का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स जो आप जानते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, -M जो भी है वो सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस H+ को हटा दिया जाता है। ये जो H+ है आपके पास, यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको हटा दो और क्या लेके आओ, नेगेटिव लेके आ दो। इसको हटाओ, नेगेटिव लेके आओ, इसको हटाओ, नेगेटिव लेके आओ, इसको हटाओ, नेगेटिव लेके आओ, ठीक है। जिसका ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो ये जो पहले फिनोल था इसमें से H हटा दिया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। ऐसे ये भी कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है रिस्पेक्टिव एसिड का, ठीक है। अच्छा, ये समझ आता है आपको। आप बताइए ज़रा कौन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो इस केस में आप समझ पा रहे हैं कि ये लोन मतलब ये जो नेगेटिव है यहाँ पर रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। वो तो यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा और यहाँ पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो सभी में चला जाएगा। फिर कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग होगा, तो ये जो ग्रुप्स अटैच है इसके साथ देखिए क्या क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि ये तीनों ग्रुप जो है जो मतलब ये नाइट्रो जो ग्रुप है ये आपका -M शो करता है। -M का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। -M शो करके
इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ये रेजोनेंस जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बंदे खींचने वाले हैं, -m लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इस नेगेटिव को, और प्लस -I भी लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ठीक है। तो -I भी लग रहा है और -m भी लग रहा है। अच्छा, यही हम बात करें इसके केस में, तो यहाँ पे भी -m लगेगा, ठीक है, और -I भी लगेगा, लेकिन जितना यहाँ लगेगा उतना तो नहीं लगेगा ना। तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा तो स्टेबल यही होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये होगा। अच्छा, इन दोनों में लड़ाई मच गई, इन दोनों में लड़ाई मच गई। चलो इसको एक बार ना, अच्छा ठीक है यहीं कर लेते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई मच गई कि ये कह रहा है कि मैं भी तो -m लगाता हूँ और मैं भी तो -I लगाता हूँ, लेकिन इसको ये पता ही नहीं है कि -m लगा ही नहीं पाएगा। अब ये बातें कैसे बोली, इस बात को समझने के लिए हमें स्क्रीन को थोड़ा ठीक से हटाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले वाले केस में आपने ऐसा कुछ बनाया था, दूसरा वाला केस तो बिल्कुल ही ख़तरनाक था। तीनों पोजीशन पर क्या था, NO2 था। अब इस NO2 को इस तरीके से मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है, और ये आपको ऐसे ही लिखना आना भी चाहिए। अच्छा, और क्या था, और था आपके पास ये वाला, अच्छा एक और था ना, पैरा वाला, ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चारों स्ट्रक्चर हमने बना लिए। अब थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग अच्छी तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव इधर इस तरीके से जा सकता है और ये नेगेटिव स्टेबलाइज हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक काम। अच्छा, पर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये इधर जा सके और फिर ये इधर आए, और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको और थोड़ा डिफ्यूज़ कर दे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला भी काम कर सकता था इस तरीके से, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है। कौन खींच रहा है, नाइट्रो ग्रुप खींच रहा है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्या ये अपना इफेक्ट यहाँ लगा पाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप क्या अपना इफेक्ट यहाँ लगा पा रहा है, आंसर नहीं लगा पा रहा भैया, चेक करिए। अगर मैं इस वाले के बारे में बात करूँ तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए कॉन्जुगेशन में है बिल्कुल, यहाँ तक जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं जा सकता है क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ये हमेशा किस पोजीशन पे लगाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही लगाएगा इफेक्ट अपना। मैं ये क्या बोल रहा हूँ इस बात को समझो, इस बात को ये समझो, जब भी नाइट्रो ग्रुप लगाया आपने मेटा पोजीशन पे तो उसका इफेक्ट आपको मेटा पे दिखेगा ही नहीं, रिलेटिवली इसकी बात किया है, ठीक है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहे हो, क्या ये इधर खींच रहा है, क्या खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है, क्या इधर ये खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है। कहाँ लेके आया है ये पॉजिटिव, यहाँ लेके आया है ना, क्या यहाँ लेके आया है, नहीं लेके आया है ना। दोबारा से एक और बार देखिए, देखिए दोबारा से देखिए, इधर खींचा, ठीक है, ये इधर खींचा, बिल्कुल ठीक है, ये इधर खींचेगा, बिल्कुल ठीक है, क्या यहाँ पॉजिटिव लेके आया, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ नेगेटिव आया, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये नेगेटिव इधर आ रहा है, देख लो नेगेटिव पे इफेक्ट डाल रहा है ना, लेकिन ये यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसका इफेक्ट यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि माना कि नाइट्रो ग्रुप लगा है, लेकिन ये दूर होने के बावजूद भी इस इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा खींच रहा है, डिफ्यूज़ कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। हाँ, अब ये जरूर कह सकते हो कि इसका -I ज़्यादा है, क्योंकि -I इज़ इंडक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इसका -I ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। इसका -I कम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका -M ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये -M तो लगा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो -M इज़ ए मोर डोमिनेंट फैक्टर देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लड़ाई तो यही थी ना इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों पर NO2 ग्रुप लगा है, एक मेटा पोजीशन पे लगा है, एक पैरा पोजीशन पे लगा है। अब इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये होगा, देन उसके बाद ये होगा, उसके बाद फिर ये होगा, देन उसके बाद ये होगा, ठीक है। अब इन दोनों में तो समझ आ ही रहा है कि इसमें तो कोई खींचने वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब खींचने वाला कोई ग्रुप है ही नहीं, ना इसको कोई स्टेबलाइज कर रहा है नहीं।
मतलब इसके कंपैरिजन में बात करें, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई लगाने वाला तो है कोई कम से कम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्या अरेंज किया है, ये आपने अरेंज किया है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब यही स्टेबिलिटी ऑर्डर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसका कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड था, ऐसे लगाए थे ना हम लोगों ने आज, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने ये देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है पहले वाले की, फिर दूसरे वाले की, यहाँ पे मैंने जो दिया है, फिर तीसरे वाले की, और फिर फोर्थ वाले की, ठीक है। एक ही बात समझ आ रही है। लेकिन ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, हमें तो पी के वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो के वैल्यू क्या होते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे सेम यही रहेगा, ठीक है। तो पी के वैल्यू क्या होता है, पी के वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ के वैल्यू, है ना। तो उल्टा लिख देना है, उल्टा लिख देने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा पी के इसकी आएगी, फिर उसके बाद तीसरे वाले की, फिर उसके बाद दूसरे वाले की, उसके बाद पहले वाले की, ठीक है। अरे ये 1 2 3 जो मैंने यहाँ लगाया ना, इसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, कहीं कुछ और ही सोच लो, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। ये सब आपको आना भी चाहिए। चलिए।